हेलो एवरीवन, मैं हर्षवर्धन एक बार फिर आप सबके साथ। और इस बार मैं कुछ अलग क्लास 12 से कुछ अलग लेके आया हूँ। हम लोग बच्चों आज बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि एक चैप्टर है क्लास 10th का। हालांकि क्लास 12th में आप लोग इसको रिपीट पढ़ते हैं फिजिक्स में, लेकिन क्लास 10th में CBSE में ये फर्स्ट चैप्टर और ICSE के सिलेबस का ये मिडिल यूनिट्स का चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को CBSE वाले बच्चे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आप यही पढ़ते हैं हमेशा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब करें। बच्चे आप सब जब चाहें तब इस वीडियो को देख सकते हैं, रिवीजन करते हुए लास्ट में, मिडिल ऑफ द यूनिट्स में, जब भी आप चाहें आप इस वीडियो को देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबके साथ इसको शेयर करिए। इसका लिंक मैं आपको नीचे सेंड करूँगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी फ़िलहाल करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, इसमें बहुत सीधा है कि आपको करंट के बारे में पढ़ना है और करंट को ही लेके हम इस पूरे चैप्टर की स्टडी करेंगे। जब हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि एक मटेरियल बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। ये तीन तरह का है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइड्स। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये दो तरीके से डिवाइड किया जाएगा। पहला मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। इसमें एक और कैटेगराइजेशन हम लोग करते हैं। हम कहते ये हैं कि जो भी मेटल है, इस मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जो नॉन मेटल्स है इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक मटेरियल है। इस मटेरियल की हम बात करें तो मैं मान लेता हूं कि एक मेटल है। अब इस मेटल है तो मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो इधर उधर कहीं भी मूव कर सकेंगे। यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, बीच में कहीं जाके इनके बीच कोलिजन होगा। कोलिजन की वजह से ये टेम्परेचर भी राइज करेंगे। बहुत सारे फिनोमेना हम आगे इसमें पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई एक मटीरियल है और वो मेटल है। और मेटल है क्योंकि तो उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में 2 मिनट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के पास? चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, वेयर कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। मास कितना होता है इसके पास? 9.1 10⁻31 kg। यानी नेग्लिजिबल मास का एक पार्टिकल जिसके पास चार्ज निगेटिव हो, जिसके पास चार्ज निगेटिव हो, वो कहलाएगा एक इलेक्ट्रॉन। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक इलेक्ट्रॉन। इसी फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो अगर इस इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए तो ये बन जाता है प्रोटॉन। P पॉजिटिव and charge is 1.6 10⁻⁻19 coulomb. Here the charge is positive, here the charge is negative. So there are two types of charges, negative and positive. Negative charge को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, positive charge को कहते हैं प्रोटॉन। There is a difference in mass. इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 kg होता है, प्रोटॉन का मास 10⁻27 kg होता है। यही इनकी रेंज है। तो खैर इस बारे में तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आप कभी बाद में क्लास 12 में पढ़ोगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे और ये जो हमने मटेरियल लिफ्ट किया था, हमने जो मेटल लिफ्ट किया था, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी क्वांटिटी होती है, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको कहा जाता है कंडक्टर्स।
और जिनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उनको कहा जाता है इंसुलेटर्स। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, और इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर्स की हमने बात करी, इंसुलेटर की बात करी। कंडक्टर वो सारे मटेरियल जिनमें आप बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इंसुलेटर वो सारे मटेरियल्स जिसमें आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स आर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। डायमंड, कार्बन, ग्रेफाइट, लेड, लाइम, ऑल दीज आर इंसुलेटर्स। ठीक, इतनी बात हमने कर ली। आगे देखो, हमने जो ये कंडक्टर लिया है, हमने जो कंडक्टर लिया है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अपना अपना चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। हर एक के पास इतना इतना चार्ज होगा, एंड देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? n इंटू E n E। E का मतलब 1.6 10⁻⁻19 कूलम, एंड देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर था जिसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, और अब ये सारे मूव करने लगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे ये टाइम के साथ साथ मूव करने लगेंगे, जैसे जैसे ये टाइम के साथ साथ मूव करने लगेंगे, तब इनका मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाता है करंट। The movement of charges with respect to time constitutes current। दोबारा सुनो, current। Total charge per unit time is called current। Q upon T, I equal to n E upon T, unit ampere, unit is ampere, which is equal to, the unit of number is constant, there is no unit of numbers, it is digits only। इलेक्ट्रॉन की यूनिट यानी चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। तो यहां हमने बात की है करंट की, एंड व्हाट इज करंट? करंट इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। I equal to n E upon T, unit is ampere, and ampere is equal to C upon second। C is coulomb, C is coulomb। तो देखो, करंट था आपके पास, ये तो एक जनरल बात हो गई। मैं आपसे कहूं कि 1 एम्पियर करंट कितना होगा? 1 एम्पियर करंट कितना होगा? सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। इधर देखते हैं इसको भी। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इट मीन्स 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज
the flow of 1 coulomb charge in 1 second. The flow of 1 coulomb charge, the flow of 1 coulomb charge in 1 second. कि 1 एम्पियर करंट कितना होगा? 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में जब 1 कूलम अगर फ्लो हो जाए तो उस पूरी क्वांटिटी को हम क्या कहने वाले हैं? 1 एम्पियर का करंट कहने वाले हैं. करंट था क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब चल रहे थे टाइम के साथ साथ, तो वो क्या बन रहा था? करंट बना रहे थे. यानी इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इज नोन एज करंट. इधर बात करते हैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक. Electrons in motion is called current. इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे तो करंट नहीं बनेगा. ध्यान रखेंगे बात. इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे तो करंट नहीं बनेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इज कॉल्ड करंट. इतनी हमने बात की और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात है? ये सिर्फ करंट की बात है. इससे ज़्यादा हम बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे. तो अभी हमने बात कर ली करंट की, और करंट के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं उसके आगे. देखो, आपके पास एक कंडक्टर है. कंडक्टर में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? ये सब इलेक्ट्रॉन्स फ्री. अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है और मैं मान लेता हूं कि सभी इलेक्ट्रॉन के पास अपना अपना एक चार्ज है, तो अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ए से बी तक इस चार्ज को लेकर जा रहा हूं, तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था वर्क, एनर्जी एंड पावर, कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी को मोशन कराते हैं किसी चीज का, तो वहां पे होता है वर्क डन. वहां पे क्या होता है? वर्क डन. तो बात ये है कि आपके पास एक चार्ज था 1 कूलम्ब का, और उस 1 कूलम्ब के चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कहीं पर भी XYZ लेकर जा रहे हो. तो किसी एक पॉइंट तक एक चार्ज को, एक कूलम्ब चार्ज को लेकर जाने में जितना वर्क डन होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं. तो देखो, ध्यान से आप इसको समझ लेना. ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की अब हम बात करने वाले हैं. तो देखो कि द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज from a point to any other point. The work done in moving a charge from a point to any other point is given by work done W. So the work done in moving a charge from a point to another point is given by work done W. Let the charge equal to Q. Let the charge equal to Q. So potential is equal to work upon charge. Potential is equal to work upon चार्ज. अब यहां से आप समझने की कोशिश करो कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो यहां से डेफिनेशन बन गई पोटेंशियल की कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन by a unit charge, work done, और सिंपल करते हैं इसको. पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू
अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जितना वर्क डन हो रहा है एक यूनिट चार्ज के लिए, उसको आप क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहा करेंगे। तो पोटेंशियल क्या बन गया, पोटेंशियल बन गया आपका कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की यूनिट आपने पढ़ी थी जूल, चार्ज की यूनिट थोड़ी देर पहले मैंने बताई कूलम्ब, तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब। इसी को कहते हैं वोल्ट, क्योंकि ये वोल्ट ने दी थी इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, वोल्ट रखा गया। तो पोटेंशियल की यूनिट कितनी हो गई, वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जूल पर कूलम्ब। डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो दो फार्मूले अभी तक आपने फिलहाल पढ़े हैं। दो फार्मूले कौन कौन से पढ़े हैं, एक तो करंट का फार्मूला पढ़ा है और दूसरा आपने पढ़ा है इसका फार्मूला, पोटेंशियल का फार्मूला। आप जैसे जैसे मैं रब करता हूं उससे पहले ही इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो समझने के लिए। बाकी वीडियो तो आप जब चाहे तब चला दो, अभी तो स्टार्ट हो रहा है सिलेबस, अभी आप देख लिया, आपने टेस्ट से पहले देख लिया, आपको कर रहा है रात को 11 बजे हैं कि आपको रिवीजन करना है इस चैप्टर का, आपने यूट्यूब पे डाला, आपको मिल गया, आपने इस वीडियो को देखी, आपका चैप्टर रिवाइज हो गया। एग्जाम टाइम चल रहा है, एग्जाम टाइम में आप ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग बाहर जाके ट्यूशन क्लासेस या स्कूल में जाके अपने सर से या किसी जिससे भी आप पढ़ते हैं वहाँ जाके आप इस चैप्टर को दोबारा डिस्कस करें। आप जब चाहो तब इस वीडियो को आप क्लिक करके और रिवाइज कर सकते हो अपना। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, वरना ढूंढोगे कैसे। सब्सक्राइब करना और सभी बच्चों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे बात कर रहे थे हम, तो दो फार्मूले अभी तक हमने पढ़े। पहला फार्मूला पढ़ा क्या, करंट, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। बेसिक फार्मूला क्या होता है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। वर्क डन का फार्मूला क्या पढ़ा, वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा चार्ज इनटू पोटेंशियल, वी नॉट इज द पोटेंशियल, वेयर वी नॉट इज द पोटेंशियल। ऑल्टरनेट क्या बन जाएगा इसका, वी नॉट इज द पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक पोटेंशियल पढ़ा है, एक करंट पढ़ा है। सोचो आपके पास ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं भी मूव कर रहे हैं किसी भी तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, फिर तब पड़ेगा जब आप इस पे एक पोटेंशियल लगाओगे, एक इनपुट दोगे तो एक आउटपुट मिलता है, हमेशा यही चलेगी। तो एक इनपुट क्या दे रहे हैं, पोटेंशियल का, मिलना क्या है आउटपुट में, करंट। इनपुट क्या है, पोटेंशियल, मिलेगा क्या, आउटपुट, करंट। तो इधर उधर कहीं भी भाग रहे थे, इधर उधर कहीं भी भागेंगे तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें बेनिफिट कब मिलेगा, जब ये सब एक लाइन में कन्वर्ट होकर सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में मूव करें, तब हमें बेनिफिट मिलेगा। यानी सभी इलेक्ट्रॉन्स को अलाइन करके हमने इस डायरेक्शन में मूव कराया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया। ऐसा नहीं कि आधे इलेक्ट्रॉन पीछे भागे, आधे आगे भागे, आगे ईस्ट में, आधे वेस्ट में, आधे नॉर्थ, आधे साउथ, कहीं कहीं भागते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क कब पड़ेगा, कब हमें करंट मिलेगा, जब सारे ही इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आपके पास एक कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन भागने तो है, इस कंडक्टर को हमने प्रोवाइड किया पोटेंशियल। इसको हमने क्या प्रोवाइड किया, एक पोटेंशियल। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में चलने लगे। जब एक लाइन में चलेंगे और इसको पोटेंशियल मिल गया, तो पोटेंशियल की वजह से हर चार्ज पर वर्क होगा, और जितने चार्जेस पर सब पे वर्क होगा, वो वर्क की वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा एक सेकंड में, तो उसको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है कि ये कंडक्टर था, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, सब कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे Ne चार्ज को, सब कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे Ne चार्ज को। इसको हमने क्या दिया, पोटेंशियल। इसको हमने क्या दिया, मैं इसका सिंबल यूज कर रहा हूँ, इसको हमने क्या दिया, पोटेंशियल V नॉट। जैसे हमने इसको पोटेंशियल दिया, ये सभी चार्जेस एक लाइन में आ गए। एक लाइन में आने के बाद अब ये मूव कर रहे हैं
किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है इनसे, एक चार्ज। क्या मिल रहा है, एक चार्ज। अब देखो, इनपुट क्या, पोटेंशियल, आउटपुट क्या, करंट। इनपुट क्या, पोटेंशियल, आउटपुट क्या, करंट। ये तो पॉसिबिलिटी है कि करंट हमेशा इस V0 के या तो बराबर रहे या उससे छोटा, बराबर रहे या उससे छोटा। इनपुट से ज्यादा आउटपुट तो कभी हो ही नहीं सकता, तो करंट हमेशा ही इस V0 से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या रहेगा, कम। या क्या रह सकता है, इक्वल भी रह सकता है, अदरवाइज क्या रहेगा, कम। हम मान के चलेंगे हमेशा कम रहेगा, क्योंकि जब ये वर्क करेंगे तो वर्क में थोड़ी सी एनर्जी डेसिपेशन होती है। एनर्जी डेसिपेशन होगी तो ये वाला जो कंडक्टर है ये थोड़ा सा हीट हो जाएगा, तो हमारी थोड़ी सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके वेस्ट हो गई। अब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर वेस्ट हो गई, तो करंट जो आउटपुट मिलना था वो इस V0 से थोड़ा सा कम हो गया। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी, कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं पोटेंशियल की फॉर्म में, उतना आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। पोटेंशियल कैसे देंगे सर, पोटेंशियल ऐसे देंगे कि इसमें एक सेल लगा दो। इसमें क्या लगा दो, एक सेल। एक साइड इसके पॉजिटिव होता है और एक साइड इसमें नेगेटिव होता है। इसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव सेल। देखा होगा आपने, एक टर्मिनल को थोड़ा सा उभार देते हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है, एक वाला थोड़ा अंदर की तरफ होता है, तो जिधर एक तरफ पॉजिटिव हो गया और एक तरफ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इधर से चल के करंट ऐसे इधर जाएगा। ठीक, कैसे जाएगा तो मैं ये बताता हूँ। यहाँ जो हमें मिल रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहा है, A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब डेफिनेशन बदल गई, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम positive terminal to negative terminal is known as potential difference. Is known as potential difference. Work done per unit charge. Work done per unit charge. पहले भी था, अभी भी है. From a point to any other point is known as potential. From positive terminal to negative terminal is known as potential difference. This is the basic difference between potential and potential difference. आगे देखो. अब हमने बात करी कि एक कंडक्टर था, पोटेंशियल डिफरेंसेस को हमने प्रोवाइड कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया तो इस यहाँ पे करंट बन गया, करंट मूव कर रहा है। तो हम बात कर लें पोटेंशियल डिफरेंस जो हम दे रहे थे, तो सेल जो था हमारा वो देखने में कैसा होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। ये है एक सेल, क्या है, सेल। इसको बहुत सारे सेल से जोड़ दोगे तो बन जाएगी बैटरी, तो बन जाएगी बैटरी। जरूरी नहीं ऐसे हो, ऐसे भी हो सकते हैं। तो प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। मैं कह रहा हूँ कि ये 1 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, ये 3 वोल्ट का है, ये 1 वोल्ट का है, ये 1 वोल्ट का है। तो यहाँ से जब हमने देखना शुरू किया इस वाले पॉइंट से, पहले हमें मिला पॉजिटिव में, दूसरा हमें मिला नेगेटिव में, तीसरा हमें मिला पॉजिटिव में, फिर हमें मिला पॉजिटिव में, फिर हमें मिला नेगेटिव में। 1 वोल्ट से 1 वोल्ट कैंसिल, 3 + 1 4, -2 2, तो टोटल कितना बचा, 2 वोल्ट की बैटरी हो गई है। तो जरूर नहीं सारे पॉजिटिव लगे हों, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। उस केस में हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि टोटल कितना बनता है हमारे पास। और ये जो 2 वोल्ट बना, ये इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम बात कर रहे थे करंट की और पोटेंशियल की, और जब हमने करंट और पोटेंशियल की बात करी तो यहाँ एक वर्ल्ड फेमस फार्मूला, वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट बन के आता है, वर्ल्ड फेमस लॉ बन के आता है
जिसका नाम है ओम्स लॉ। जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स ने बताया बच्चों, ओम्स ने बताया कि पोटेंशियल एज अ इनपुट दिया, करंट एज अ आउटपुट मिला। करंट हमेशा पोटेंशियल के इक्वल रहेगा या उससे कम रहेगा, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो उसको एक बात बहुत सही से पता लग गई कि पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर रहने वाला है करंट से, वो ग्रेटर रहने वाला है करंट से। उसने ये रफ में कैलकुलेट कर लिया था कि V शुड बी समवट X फैक्टर मल्टीप्लाई बाय I, कि वो पोटेंशियल जो है वो X फैक्टर ज्यादा है किससे, करंट से। X फैक्टर ज्यादा है करंट से। अब मैंने अभी फिलहाल आपको ये बताया था कि आपके पास जो करंट है वो तब आपको मिला जब आपने पोटेंशियल लगा दिया, दैट मीन्स करंट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल। इसके हिसाब से हमारे पास आना चाहिए कि I प्रोपोर्शनल टू V। ओम्स को भी यही लगा था कि आना चाहिए I प्रोपोर्शनल टू V, बट V इज ग्रेटर। उन्होंने देखा, उन्होंने इक्वल टू लगाया तो एक फैक्टर लगा दिया कि X फैक्टर कम हो जाएगा ये करंट जो होगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सिंपल बना देते हैं। सिंपल कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल अप्लाइड ऑन ए कंडक्टर या पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रेडिंग टू द कंडक्टर। मतलब कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रेडिंग द कंडक्टर। उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और एक R लगा दिया कांस्टेंट, वेयर R इज ओम्स कांस्टेंट एंड विच इज नोन एज resistance, and the unit of resistance is ohm। सिंबल क्या है ओम का? ये सिंबल क्या है ओम का? तो बहुत सीधी बात करी, V प्रोपोर्शनल टू I बात करी, V इक्वल टू IR बात करी, R इक्वल टू ओम्स कांस्टेंट बोला इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, V नहीं बोलते, रेजिस्टेंस ही कहेंगे। यूनिट क्या है इसकी? ओम्स, और ओम्स का इन्होंने दे दिया सिंपल। उधर उन्होंने कहा क्या था रफ में उन्होंने कहा था कि किसी भी कंडक्टर के पास अपनी अपनी कंडक्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर के पास अपनी अपनी कंडक्टेंस होती है कि कितनी आसानी से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराए। लेकिन यहाँ उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने कहा कि कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं, रेजिस्टेंस बन जाएगा, यानी R is equal to 1/C, where C equal to conductance, R equal to resistance. So conductance is the ease provided to the conductor for the moving electrons. Resistance is the resist in the flow of electrons. So resistance is defined as the resist by the conductor in flowing the electrons। कि एक इलेक्ट्रॉन को, एक चार्ज को फ्लो होने में जो भी रेजिस्ट प्रोवाइड की जा रही है बाय द कंडक्टर, वो क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस कहलाएगी। यूनिट क्या हो गई इसकी? ओम्स हो गई।
ये आप एनसीईआरटी से इसकी सारी एक्चुअल डेफिनेशन जो टेक्निकल आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं, अगर आप आईसीएससी के हैं तो आप अपनी बुक से कंसल्ट करेंगे, आप सीबीएसई से हैं तो आप एनसीईआरटी से कंसल्ट करेंगे। एनसीईआरटी के बाहर का आप कुछ नहीं लेंगे, एनसीईआरटी पर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है। सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरी, सारे रीजनिंग सब कुछ एनसीईआरटी से ही आपको मिलेगा। तो ओम्स लॉ की हमने यहाँ पे बात करी, और ओम्स लॉ कह रहा है V इक्वल टू आई आर, V equal to I R, where V is the potential, I is the current, and R is the resistance. V equal to I R, V equal to potential, I equal to current, R equal to resistance, and resistance is constant. Resistance कैसा है? Constant. अब ये resistance change होने वाला नहीं है। कब? जब एक कंडक्टर हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हो सकता है चेंज हो जाए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चेंज हो जाए, लेंथ बढ़ाओगे तो चेंज हो जाए, एरिया बढ़ा दोगे तो चेंज हो जाए। आगे बात करेंगे जब पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, इस बारे में हम तब बात करेंगे। फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं? ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। ओम्स लॉ इज V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू पोटेंशियल, I इक्वल टू करंट, R इक्वल टू रेजिस्टेंस विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ से इन्होंने ग्राफ बना लिया। उन्होंने कहा था कि V जो है प्रोपोर्शनल है I, प्रोपोर्शनल है I की। तो यहाँ से उन्होंने एक ग्राफ बनाया। यहाँ से क्या बनाया है? ग्राफ। इधर प्लॉट किया V को, इधर प्लॉट किया I को। यहां से अगर आप देखोगे तो R इक्वल टू V अपॉन I, एंड दिस R इज नोन एज स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ। क्या है ये? स्लोप। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। ये एक स्ट्रेट लाइन बना, क्या कह रहे हैं इसको? स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ। तो यहां हमने बात करी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कह रहा है? According to Ohm's law, the potential applied across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. According to this, V proportional to I, V equal to IR, V equal to potential, I equal to current, R equal to resistance, which is always constant. From this equation, R equal to V upon I, R is the slope of V versus I graph. V को प्लॉट किया, I को प्लॉट किया, V को Y एक्सिस पे, I को X एक्सिस पे, where R is the slope of the V versus I ग्राफ। और ये कैसा है? स्ट्रेट लाइन। रख के देख लो, रख के देख लेते हैं। मान लो कि यहां पे हमारे पास the value of R is 2 ohms, the value of R is 2 ohms। तो 2 ओम के लिए अलग अलग वैल्यूज रख लो, 4, 2, 6, 3, 8, 4। हमेशा कैसा मिलेगा आपको? ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हमेशा कैसा मिलेगा आपको? ये स्ट्रेट लाइन। ये आप ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हो अलग अलग वैल्यूज के लिए। आर को कैसा रखना है? हमेशा कॉन्स्टेंट। 1 ओम रखो, 2 ओम रखो, 3 ओम रखो, 4 ओम रखो, जो चाहे एक ग्राफ के लिए वो रखो। ओम्स लॉ के साथ ओम्स लॉ का ग्राफ, और इस ग्राफ की हेल्प से आपके यहाँ आते हैं न्यूमेरिकल्स। आपसे क्या क्या पूछेगा? आपसे वो ओम्स लॉ की इक्वेशन पूछ सकता है, आपसे वो ओम्स लॉ का ग्राफ पूछ सकता है 1 मार्क्स में। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ओम्स लॉ पूछ सकता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ पूछ सकता है। इसको उल्टा कर देंगे, अगर इधर I इधर V, तो 1/R हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/R हो जाएगा, जिसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन बनता है। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन कैसे बनता है? यहाँ पे हर एक चीज की वैल्यू दे देंगे ऐसे,
इसकी वैल्यू मिलेगी, इसकी मिलेगी, इसकी मिलेगी, यहाँ इसकी मैं मान लेता हूँ इन सब की वैल्यूज़ को कि ये है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। इधर मैं मान लेता हूँ यहाँ है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये वोल्ट में और इधर एम्पियर में। अब ये कहेगा कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो लगाएंगे R इक्वल टू V अपॉन I। R1 निकालो, R2 निकालो, R3 निकालो, 1 2 3 1 2 3 वैल्यूज आएंगी आपके पास। तीनों का क्या ले लो, तीनों का क्या ले लो, मीन। तो नेट R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन 3, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये R का आंसर आ जाएगा, पहला मेथड। दूसरा मेथड होता है R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। मतलब क्या है सर इस डेल्टा का? डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन V अपॉन चेंज इन I। चेंज इन V मतलब मैंने मान लिया V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, V3 माइनस V2 अपॉन I3 माइनस I2, और यहाँ से भी हमेशा आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। कोई सा भी एक लेके कर दोगे ये करेक्ट मान लिया जाता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट मेथड है कि कोई सा भी एक लेके कर देंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा I से, तो वो आपका करेक्ट माना जाएगा। कोशिश करते हैं कि मिडिल वाली टर्म्स को ली जाए, या फिर सबका आप क्या ले लो, मीन ले लो। सबका मीन लेने के बाद आंसर निकाल लो। तो आज हम लोगों ने बात करी है चैप्टर नंबर 1 की, जो CBSE का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ICSE का मिडिल यूनिट्स का फर्स्ट चैप्टर है, थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी में अभी तक मैंने आपको बताया कंडक्टर के बारे में। मैंने बताया कि मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या होता है, एक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम उनको कंडक्टर कहने वाले हैं। कंडक्टर्स में कंडक्टेंस होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अगर वो ही इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लगे, वही चार्ज आपस में टकराने लगे, तो वो प्रोड्यूस करते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि टकराएंगे तो दूर दूर भागने लगेंगे, एक दूसरे टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, एंड दैट विल कॉज द टेम्परेचर राइज, उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की मैंने बात करी। उसके बाद हमने बात करी करंट की, और करंट की हमने बात करने के लिए कहा कि करंट जो होता है, करंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम, NE अपॉन T। यहाँ से हमने करंट निकाला। करंट निकालने के बाद हमने यहाँ से वर्क डन निकाला कि वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, पोटेंशियल अपॉन पोटेंशियल इनटू चार्ज, या पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। पोटेंशियल के बाद मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया कि एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और एक पॉइंट से किसी भी हवा में कहीं चार्ज रखा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आए, तो वो क्या कहला रहा है, पोटेंशियल कहला रहा है। वो क्या कहला रहा है, पोटेंशियल कहला रहा है। तो हमने पोटेंशियल की बात करी, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी, फिर हमने ओम्स लॉ की बात करी। ओम्स लॉ में V प्रोपोर्शनल टू I होना क्या चाहिए था, I प्रोपोर्शनल टू V। हो क्या रहा है, V प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि हम कंडक्टेंस की बात नहीं कर रहे थे, बेसिक बात कर रहे थे रेजिस्टेंस के लिए। इसीलिए इनपुट दिया V, आउटपुट मिला I, V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, वेयर V इज पोटेंशियल, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, R निकाल लिया यहाँ से V अपॉन I, वेयर R इज द स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ। और यहाँ से हमने इसका प्लॉट किया डायग्राम, ग्राफ। यहाँ तक हमने बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में, जब भी हम नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि करंट एक्चुअली पॉजिटिव है या करंट एक्चुअली नेगेटिव है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, कैसे जाएगा, इस बारे में हम बात करेंगे। हम लोग रेजिस्टेंस की थ्योरी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस के साथ साथ हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। इन 3 टॉपिक्स की हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको करिए, यहाँ से जुड़े सारे न्यूमेरिकल्स करिए, NCERT के टॉपिक्स
के ऊपर न्यूमेरिकल गिवन है। आप एक्सरसाइजेज में भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आपकी जो एग्जाम्पल्स गिवन है वो भी आप लोगों को ट्राई करने हैं। यहाँ तक आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोगों को इसकी नेक्स्ट वीडियो देखनी है। सिमिलरली फॉर द ICST स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी इसका ये इतना टॉपिक पढ़ के ओम्स लॉ तक के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं। बाकी कोई भी क्वेरी नीचे मेरे फ़ोन नंबर पे आप लोग मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं जो भी इस समय बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है, वो भी सेकेंड स्टेज का लॉकडाउन 2.0, तो बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना है, अंदर रहना है, शेयर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। सब्सक्राइब करिए चैनल ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिले और सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, स्टे फिट एंड रिमेंबर द नेम ऑनर्स राइट फॉर ऑल।